तो हेलो, नमस्कार, आदाब। खबरों के विश्लेषण के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। जिस तरह से आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं फेसबुक पर, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और आप लोगों की प्रशंसा करती हूं। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। अभी कुछ नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप बेल बटन को दबा दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल बटन है, जिससे जितने भी वीडियोस डलेंगे उसकी तुरंत नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएगी। तो आप लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सजेस्ट कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। मुझे अपने आप को अपडेट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और लगातार इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग रिस्पॉन्सेज आप हमारे वीडियोस पे दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका बार बार जो है आभार व्यक्त करती हूँ। अब खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हम जहाँ पर आपको एक कहानी के रूप में खबरों को सुनाते हैं और आप लोग एक कहानी के रूप में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को सुनते हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगी और ये आग्रह होगा कि आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद में कम से कम 5 से 7 लोगों को इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियोस पूरे समाज तक पहुंच सके और वीडियोस को बनाने की जो मेहनत है, जो उद्देश्य है, वो सफल हो सके। हम लोग एक कहानी का कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं मेरे चैनल पे, जहां पर मैं आपको कुछ ऐतिहासिक, पौराणिक और कुछ बहुत जानी मानी शख्सियतों की कहानियां हम उस पर आपको सुनाएंगे। तो ये बहुत जल्दी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मे बी नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्यूसडे या वेडनेसडे से लाइव कहानी का ये सिलसिला शुरू करेंगे, जिसके लिए फिर मैं फेसबुक पर लाइव आऊंगी। तो ये कहानी का सिलसिला आप जरूर देखिए, आप मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि शिवसेना ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपना मुखपत्र सामना, जो शिवसेना का सामना मुखपत्र है, उसमें शिवसेना ने बताया है कि कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन पीड़िता जो हाथरस की रेप विक्टिम है, हाथरस की रेप पीड़िता है, उसके परिवार को आतंकित किया जा रहा है। अभियुक्तों के पेरेंट्स के साथ में, अभियुक्तों के परिजनों के साथ मिलकर उसके परिवार पर निशाना साधा जा रहा है और उसके परिवार को परेशान करने की साजिश की जा रही है और पीड़िता का चरित्र हनन करने की भी साजिश की जा रही है। इसको लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार की भत्सना की है। शिवसेना ने बताया है कि मोदी सरकार पीड़िता के परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जब पीड़िता इलाज के लिए गई तब भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी दी गई, तो ये संविधान के बराबरी के हक का हनन है। संविधान में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है, लेकिन जहां एक महिला को सिर्फ एक बार पूछने पर आप सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉग्नाइजेंस लेके आप उसको Y+ सिक्योरिटी दे रहे हैं और दूसरी महिला जो बार बार मदद की गुहार लगा रही है, रेप के बाद में उसकी रेप की कंप्लेन तक दर्ज नहीं की जा रही है, तो ये अपने आप में एक महिलाओं को लेकर अपमान की बात शिवसेना ने की है। शिवसेना ने एक और मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। विजय माल्या, जिसको भारत आना था अपनी कुछ लंदन में पेशियों के बाद में, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो कॉरपोरेट और करोड़पतियों, उद्योगपतियों की सरकार है, उसकी वजह से माल्या जो है अभी तक लंदन में बैठा हुआ है और वो बीजेपी सरकार की लापरवाहियों के चलते वो देश से भाग गया है और अब देश में आने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसी कुछ निशानेबाजी शिवसेना बीजेपी सरकार पे कर रही है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि शिवसेना बीजेपी सरकार की गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने डिसाइड किया है और संजय राउत ने घोषणा की है कि बिहार इलेक्शंस में, जिसके मैं लगातार आपको अपडेट दे रही हूँ, बिहार इलेक्शन में 50 सीटों पर शिवसेना बिहार में उतर सकती है। और संजय राउत ने यह भी बताया है कि उनकी पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही है और उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे जो है वर्चुअली बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। तो इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है और
खुशी की बात है, देखने वाली बात होगी। शिवसेना जब बीजेपी के साथ में चुनावी मैदान में बिहार में उतरेगी तो बिहार की सियासत के क्या हाल निकलते हैं और कितना इंटरेस्टिंग बिहार का सियासती माहौल हो जाता है और कितना इंटरेस्टिंग बिहार का चुनाव होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 79 नई पार्टियों ने अपने चुनाव चिन्ह ले लिए हैं बिहार में और 79 नई पार्टियां जो है अपने चुनाव में उतर रही है बिहार में। और ये 79 नई पार्टियां बिहार में आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के साथ साथ ये कांग्रेस के साथ साथ सपा के साथ साथ नई 79 पार्टियों को देखने वाली बात होगी कि 79 जो नई पार्टियां है वो क्या धमाल मचाती है बिहार में। और एक तरफ एलजेपी और जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड और लोक जनसत्ता पार्टी की आपस में जो तनातनी चल रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। समझ में नहीं आ रहा है कि एलजेपी जो है चिराग पासवान साहब जो है एलजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि उनको मोदी जी का काम और मोदी जी की सोच, राजनीतिक समझ उनको बहुत पसंद आती है, इसलिए वो मोदी जी के नेतृत्व को तो मानते हैं लेकिन वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी हालत में नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें पसंद नहीं है और वो अपनी पार्टी की उम्मीदवारी इस विधानसभा चुनाव में खुद लेंगे और खुद अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और बीजेपी के खिलाफ खैर वो उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है, लेकिन जेडीयू के खिलाफ मैं आपको बता दूं जेडीयू और बीजेपी एनडीए मिलकर बना रही है बिहार में, लेकिन चिराग पासवान के इरादे जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को ठुकराने के हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पुराने बदले चिराग पासवान को बीच में रखकर नीतीश कुमार जी से ले रही है और नीतीश कुमार जी के सीएम बनने के जो मामले हैं वो पूरी तरह से खतरे में नजर आ रहे हैं। इस बार शायद नीतीश कुमार इस बार सीएम की पद पे फिर से आसीन नहीं हो पाएंगे जो ये 15 सालों से थे। और जो डीजीपी है, मैंने आपको ये न्यूज नहीं बताई है, डीजीपी ने बीते 2 दिन पहले जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने बताया कि रिया की औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी के बारे में या बिहार के सीएम के बारे में बातचीत कर सके। वही डीजीपी, जी हाँ, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो वीआरएस लेकर इमीडिएटली रातों रात, जो 3 महीने लगते हैं वीआरएस लेने के लिए, रातों रात वीआरएस लेके जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की सदस्यता जिन्होंने रातों रात वीआरएस लेके ग्रहण कर ली थी, जेडीयू ने पुराने जो सोल्जर है उनको टिकट दे दी है बक्सर से या वाल्मीकि नगर से, दोनों ही जगह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिली है, जिसको लेके उनकी जो लगातार उनको फोन आ रहे हैं फैंस के और उनके शुभचिंतकों के, और उन्होंने फेसबुक पर ये लिखा है कि मेरा जीवन संघर्ष में बीता है। और ये दूसरी बार है कि उन्होंने वीआरएस लिया और उनको बिहार की जेडीयू पार्टी ने उनको धोखा दे दिया। नीतीश कुमार जी को वो अपना आइडियल नेता मानते हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। उन्होंने कहा है कि मेरा जो जन्म है बिहार की सेवा के लिए हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो शायद शुरू होने के लिए जनता उनको परमिशन नहीं दे रही है। उनका जीवन जो है संघर्ष में बीता है और जेडीयू ने उनसे वीआरएस तो करवा लिया, लेकिन उनको टिकट देने का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया। ना ही उनको वाल्मीकि नगर से टिकट मिली है, ना ही उनको टिकट जो है वो बक्सर से मिली है। बक्सर के, हालांकि उनका होम टाउन बक्सर के पास एक विलेज में है और वो बक्सर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन खैर ये उनके साथ में एक अजीब सी घटना हो गई है। एक और चीज सामने आ रही है कि मुंबई के जो कमिश्नर है परमवीर सिंह ने बताया है कि कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ मीडिया चैनल्स और मराठी चैनल्स जो है टीआरपी का घोटाला कर रहे हैं। मनी ट्रेल की बात सामने आ रही है कि सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ जो टीआरपी बॉक्सेस लगते हैं देश में, करीब बताया जा रहा है कि 45,000 घरों में सेट टॉप बॉक्स के साथ में टीआरपी बॉक्सेस लगाए जाते हैं, और जहां पर यह बताया जाता है कि जो ये बताता है कि कौन से चैनल की टीआरपी क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी के साथ साथ 2 मराठी चैनल्स जो हैं इसकी चपेटे में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों के यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ में उन्होंने जो है टीआरपी बॉक्सेस में भी कुछ गड़बड़ियां की हैं, और ऐसे घरों में रिपब्लिक चैनल चल रहा है जिनको हिंदी तक ढंग से आती नहीं, ऐसे परिवारों में इंग्लिश चैनल्स चल रहे हैं। 2 मराठी चैनल जो छोटे चैनल है उनके ऑनर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखा जा रहा है कि अब
कब अर्नब की गिरफ्तारी होती है, अर्नब कहाँ तक अपनी सफाई दे पाते हैं। अर्नब गोस्वामी को समन भेजा गया है कि आपने टीआरपी के साथ में खेल किया। मतलब पुलिस की अगर माने तो विज्ञापन दाताओं के साथ साथ ये जनता को भी धोखा दिया जा रहा है इन चैनलों द्वारा। टीआरपी वो रेटिंग होती है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि कौन सा टीवी चैनल सबसे ज्यादा आवर्स में देखा जा रहा है, और कहां पर, जहां पर टीआरपी अगर किसी चैनल की ज्यादा होगी तो विज्ञापन दाता जो है पर मिनट विज्ञापन जो है उसी हिसाब से देते हैं, और जो उनका कॉस्ट होता है विज्ञापन का वो उसी हिसाब से देते हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, बड़ी बड़ी कंपनियां, पतंजलि है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन चैनलों को विज्ञापन देती है, और बड़ी अमाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन चैनल्स को दिया जाता है पर मिनट के हिसाब से विज्ञापन देने का। तो विज्ञापन दाताओं के साथ साथ ये जो है जनता को भी इस तरह से चैनल्स धोखाधड़ी में रख रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, और इन चैनलों के खातों की भी जांच की जाएगी, क्योंकि परमवीर सिंह जो मुंबई कमिश्नर है उनका यह मानना है कि इन चैनलों के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी। अगर थोड़ा भी बैंक अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा दिखता है तो इनके बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा, जिसमें 2 छोटे चैनल्स मैंने आपको बताया, मराठी चैनल्स और अर्नब गोस्वामी के चैनल जो रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक इंडिया, दो चैनल है, हिंदी इंग्लिश, उनकी बात की जा रही है। और इन चैनल्स की जांच में अगर पाया जाएगा कि इन्होंने लोगों को कुछ भी गिफ्ट दिए हैं और इस तरह की कोई भी चीज सामने आती है तो इनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी को भी जेल जाना पड़े। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेपी नड्डा, हमारे जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और प्रकाश जावड़ेकर हमारे बीजेपी के नेता, उन्होंने अर्नब गोस्वामी की साइड लेते हुए ट्वीट्स किए हैं। ये वही नेता हैं जो हमारे प्रकाश जायसवाल या प्रशांत कनौजिया जैसे ईमानदार पत्रकार जो छोटा सा ट्वीट लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, कोई वीडियो चला देते हैं तो इनको लंबा लंबा जो है जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। हालांकि प्रशांत कनौजिया ने अपना ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स बाद में डिलीट भी कर दिए थे, और प्रकाश जायसवाल जो ये वही थे जिन्होंने मिड डे मील की बात, यूपी में मिड डे मील की बात जिन्होंने बताई थी कि मिड डे मील में बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरह के ईमानदार पत्रकारों के ऊपर सरकार सख्ती से पेश आती है, और जहां पर इतना बड़ा घोटाला जो मुंबई की पुलिस ने पर्दाफाश किया है रिपब्लिक चैनल का, वहीं रिपब्लिक चैनल के फेवर में बड़े बड़े नेता जैसे जेपी नड्डा, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, बड़े बड़े नेता रिपब्लिक चैनल के फेवर में आ गए हैं। और अर्नब जो है इस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाकर अर्नब गोस्वामी जो है अपनी कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए, और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इसके पहले ये भी बताया जा रहा था कि इंडिया टुडे ग्रुप की भी इसमें बात आ रही थी। फिर जब जांच की गई, मुंबई पुलिस ने जब जांच की कि क्या इंडिया टुडे ने भी लोगों को पैसा दिया है, गिफ्ट दिए हैं, या सेट टॉप बॉक्स या टीआरपी बॉक्सेस में कोई गड़बड़ियां की हैं, तो बताया जा रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है, आज तक ग्रुप जो है, इंडिया टुडे ग्रुप मतलब आज तक, ललन टॉप और ये सब की बात मैं कर रही हूँ, इनका जो है पब्लिक रीच ऑटोमेटिकली इतना अच्छा है, और इन्होंने कोई गड़बड़ियां नहीं की है, किसी को गिफ्ट नहीं बांटे, किसी को इनाम नहीं बांटे हैं। लेकिन रिपब्लिक चैनल्स की तरफ से बात सामने आ रही है। हंसा करके एक एजेंसी है, हंसा एजेंसी, जो मुंबई में सेट टॉप बॉक्सेस लगाती है, और एक और एजेंसी है जो मुंबई में सेट टॉप बॉक्स लगाती है। हंसा के अधिकारियों ने कर्मचारियों की जब कंप्लेन दायर की, तो हंसा के अधिकारियों की, उनके एम्प्लॉयज के लिए जो कंप्लेन दायर की, उसको लेकर जो है मुंबई पुलिस ने पूरा मामला सामने लिया था, और मुंबई पुलिस ने यह बताया कि इस तरह से जो है गड़बड़ियां मुंबई पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि रिपब्लिक टीवी और मराठी चैनल्स जो है लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं, विज्ञापन दाताओं को धोखा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग एक तरफा कवरेज चलाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके। रिपब्लिक चैनल की अगर बात करें सुशांत सिंह के केस को, जैसे सुशांत सिंह बिकता है तो उसको लेके एक तरफा कवरेज चलाना भी जो है आर्टिकल 19A की बहुत बड़ी उल्लंघन है, क्योंकि अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है और आप एक तरफा
चीजें चलवा रहे हैं और एक तरफा आप सुशांत की सुसाइड को आप डेथ बताकर एक तरफा न्यूज चला रहे हैं, ये भी टीआरपी बटोरने का काम है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में अगर सुशांत सिंह बिकता है तो उसी की खबर चलाना भी अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत बड़ा जो है उल्लंघन है। आपको एक तरफा न्यूज नहीं चलानी चाहिए। सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में आप बात नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों से बात करनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल्स पे चलानी है, आपको आपके चैनल्स को आगे बढ़ाना है, तो आप इस तरह से एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं। ये भी बात सामने आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों, जो हंसा एजेंसी के जो कर्मचारी उनकी और दूसरे सेट टॉप बॉक्स लगाने वाले एजेंसीज के जो कर्मचारी है, उनके यहाँ से 8 लाख क्रमशः 8 लाख हंसा के कर्मचारियों और दूसरी एजेंसियों के कर्मचारियों के वहां से 20 लाख बैंक अकाउंट से और घरों से उनके बरामद किए। मतलब 8 लाख 20 लाख छोटे छोटे कर्मचारी जो एक 10-20 हजार की सैलरीज पे काम करते होंगे, उनके पास 8 लाख से लेकर 28 लाख तक की अमाउंट उनके पास पाई गई है। तो शायद रिपब्लिक चैनल जो है मनी ट्रेल कर रहा है और इस तरह से पैसा देके, गिफ्ट्स देके, जैसे प्रेशर कुकर देकर या कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स देकर अपने चैनल्स को देखने के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहे ये चैनल्स। इस तरह के आरोप मुंबई पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत लंबी खबर है, इतनी लंबी हम बात नहीं कर सकते। इसके बाद में एक और चीज सामने आ रही है कि हाथरस रेप पीड़िता के परिजनों को धमकाने का अभियान जो है योगी सरकार ने शुरू कर दिया। योगी सरकार ने इसके पहले ट्वीट करके लिखा था कि जो हाथरस पीड़िता के जो रेपिस्ट है, जो 4 अभियुक्त हैं, उन रेपिस्टों को ऐसी सजा मिलेगी कि इतिहास में याद रखा जाएगा और इस तरह से लोग ऐसी हरकत करने के पहले सोचेंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी योगी सरकार के कुछ नेता निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो पहलवान बीजेपी का नेता एक निकल के सामने आ रहा है और रंजीत बहादुर श्रीवास्तव एक बीजेपी का नेता है, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव यूपी से। और पहलवान, इन लोगों ने बताया है कि पीड़िता ने ही बाजरे के खेत पे बुलाया होगा लड़कों को अपना रेप कराने के लिए, अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए। इस तरह से नेता बात कर रहे हैं। पीड़िता के परिवारों को आतंकित किया जा रहा है, उनको समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी जो है बाजरे के खेत में 4 लड़कों को रेप करने के लिए बुलाती थी, ऐसा नेताओं का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़िता के कैरेक्टर में प्रॉब्लम थी और 4 अभियुक्त में से, 4 रेपिस्ट में से एक लड़का जो संदीप सिंह है, संदीप जो है नाम पीड़िता के भाई का भी है, लेकिन पीड़िता के भाई का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रही है बीजेपी सरकार। जबरन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि एक पीड़िता, एक रेप विक्टिम जिसको जबरन जलाया गया, जिसका जबरन रेप किया गया, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर से नहीं दी गई, जिसकी कमर की हड्डी टूट गई, जिसकी जीभ कट गई, जिसकी गले की हड्डी टूट गई है, जिसके साथ 4 लड़कों ने रेप किया है, उसके बावजूद भी योगी सरकार के कुछ नेता कह रहे हैं कि पीड़िता ने ही, मतलब रेप विक्टिम ने ही बाजरे के खेत में लड़कों को बुलाया होगा। और ये भी कहा है कि हंसी आती है ऐसे लोगों को सुन के। और ये भी कहा है कि संदीप सिंह एक जो अभियुक्त में से एक था, वो पीड़िता का दोस्त था और पीड़िता के उससे संबंध थे जो परिवार को पसंद नहीं है, इसलिए उनके पिता ने और भाई ने, दोनों ने मिलकर पीड़िता का जो है गला दबा दिया। पीड़िता को मारने की कोशिश की गई और इस तरह से पीड़िता के साथ में व्यवहार किया गया। ये कुछ बीजेपी के नेताओं ने लड़कों के जो 4 रेपिस्ट हैं उनके परिजनों के साथ में बैठ के अपने आवास पे मीटिंग की और इस तरह की बातें निकल के यूपी सरकार द्वारा सामने आ रही है, जो अपने आप में हास्यास्पद बातें हैं एक तरह से। अगर एक लड़की के साथ में अन्याय हुआ है तो उसके लिए सरकार को गुहार लगानी चाहिए, ना कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहिए, जो लगातार देखने को मिल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि पीड़िता ने फोन पर रातों में कई रातें, लाइक मार्च बताया जा रहा है, मार्च तो नहीं बताया जा रहा है, 13 अक्टूबर 2019 से लेकर तो मार्च 2020 तक 104 बार संदीप सिंह जो एक अभियुक्त है, जो एक रेपिस्ट है, उससे बातचीत की है, जिस 4 अभियुक्त में से 4 रेपिस्ट में से एक जो है। इस तरह की खबरें जो है बताई जा रही है और ये बताया जा रही है पूरा मामला जो है ऑनर किलिंग का मामला है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए मनीषा वाल्मीकि का, जो उसके भाई ने, उसके माता ने, उसके ब्रदर ने खुद ही अपना गला दबा के उसको मारने की कोशिश की। इस तरह से दलितों पर कहर एक तरह से बरसाया जा रहा है। जब भी दलितों की लड़कियों के साथ में रेप होते हैं तो बीजेपी सरकार या जो भी सरकार होती है, जैसे
कटुआ की आफिसा की हम बात करेंगे, और इस तरह से एक और बलरामपुर की घटना है। जब भी किसी दलित लड़की के साथ में इस तरह से रेप होता है तो उसके परिवार को जो है शर्मसार करने का कोई भी मौका सरकार और नेताओं द्वारा नहीं छोड़ा जाता है। और इस तरह से रेप विक्टिमों को शह देना, रेप विक्टिमों का जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, लेकिन रेप विक्टिमों को एक शह देना, उनको एक आश्वासन देना, उनकी सजाएं कम करने के लिए इस तरह तरह की बातें करना जो है सरकारी नेताओं को, और कहीं की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसी में पर्टिकुलर सरकार का समर्थन या असमर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह ठीक बात नहीं है। क्या, लेकिन इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो रहा है, जो भी बहुत ही गंदी बात है। एक और चीज सामने आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने 2017 से लेकर 2020 तक चाइना द्वारा जो भी आक्रमण किए गए उसकी हिस्ट्री जो है डिलीट कर दी अपनी साइट से। रक्षा मंत्रालय ने इसके पहले गलवान घाटी में चाइना द्वारा आक्रमण की बातें लिखी थी, लेकिन 2017 से 2020 तक जो भी रिपोर्टें रक्षा मंत्रालय ने लिखी थी, मोदी सरकार की रक्षा मंत्रालय ने लिखी थी, राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने लिखी थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है अब डिलीट कर दी गई है ट्विटर अकाउंट से, रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट से। पहले ट्विटर अकाउंट से भी डिलीट की गई है काफी बार। ये सरकार की पर्देदारी एक तरह से सामने आ रही है। और अभी तक 2019 से अभी तक सिर्फ 4 बार चाइना का नाम सामने नजर आ रहा है, और चाइना के आक्रमण और चाइना का जो नियंत्रण हमारी सीमाओं पे है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन चाइना की हम लोगों को अभी तक दी गई थी वेबसाइट से, वो सारी की सारी डिलीट कर दी गई रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ये एक अपने आप में अचंभित करने वाली घटना रक्षा मंत्रालय द्वारा सामने आई है, रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है, जो सामने आई है। और जेडीयू सरकार, जो जनता दल यूनाइटेड है बिहार में, उन्होंने एक बार फिर से मंजू वर्मा, जो मुजफ्फरनगर का केस हुआ था एक, जिसमें मुजफ्फरनगर की शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ में यौन शोषण हुआ था। 34 लड़कियां मुजफ्फरनगर की जिनके साथ में यौन शोषण हुआ था, जिनको जबरदस्ती धंधे में ढकेला जा रहा था। तो मुजफ्फरनगर की 34 लड़कियों के साथ में जो यौन शोषण हुआ था, उसमें मंजू वर्मा और उसके सहयोगी ब्रिजेश ठाकुर का नाम सामने आया था। मंजू वर्मा को उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी, उस समय पे उसको फिर इस्तीफा देना पड़ गया था, और मंजू वर्मा की जो है उसके बाद में बताया जा रहा है कि वो पेशी पर कोर्ट में भी नहीं गई थी मंजू वर्मा। उसी मंजू वर्मा को एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार, जेडीयू सरकार ने टिकट दे दिया है। और समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की महिला जो इतने बड़े केस में जो विक्टिम थी, आरोपी थी, जिसमें 34 लड़कियों के साथ में अन्याय किया गया था, उस मंजू वर्मा को टिकट देने की क्या जरूरत थी। और इस तरह मंजू वर्मा जैसी औरतों को टिकट क्यों दिया जाता है। और शायद इस बार फिर से वो समाज कल्याण मंत्री बन जाए, ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार फिर से वो समाज कल्याण मंत्री जो है नीतीश कुमार की सरकार में बन जाएगी। और ब्रिजेश ठाकुर और ये तब से ही गायब थे। बीच में मंजू वर्मा के आवास की तलाशी भी ली गई थी पुलिस द्वारा, जब इस तरह के कांड सामने आए, और कई सारे अनैतिक हथियार और बहुत ज्यादा कैश की बरामदगी इसके घर से हुई थी, और तब से ही ये गायब थी। उसके बाद में एक बार फिर गिरिराज जी के, हमारे जो गिरिराज सिंह हैं, उनके पशुपालन मंत्री शायद, गिरिराज जी के सभा में एक बार ये बेंच पे बैठी हुई नजर आई थी, एक बार बेंच चेयर पे बैठी हुई वहां पे स्टेज पे नजर आई थी। और फिर अब ये जो है सामने आई है दोबारा से, इतना बड़ा कांड करने के बाद में भी इसको, इतने बड़े कांड के बाद में फिर से इसको टिकट दी जा रही जेडीयू द्वारा। वही जेडीयू जिन्होंने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को तो टिकट नहीं दी, लेकिन हाँ मंजू वर्मा को जरूर टिकट दे दिया। मंजू वर्मा अब फिर से सामाजिक न्याय मंत्री बनेगी, समाज कल्याण सामाजिक न्याय मंत्री बनेगी, जिसने लड़कियों के साथ में अन्याय किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। उसके बाद एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और एयर इंडिया को जो है अब निजी हाथों में दिया जाएगा। और देखते हैं कि क्या सरकार कामयाब हो पाती है एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए। एक और खबर सामने आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। जो भी मरकज के मामले में
सरकार द्वारा बातें की गई थी, जिसमें पहले तबलीगी जमात के जो भी फॉरेनर्स आए थे उनको बलि का बकरा बनाया गया था। बताया गया था कि इन्होंने आके कोरोना फैलाया है मुंबई में। और मुंबई में तो हालांकि मुंबई की जो बेंच है, औरंगाबाद बेंच, उन्होंने बताया है कि इस तरह से सरकार द्वारा मरकज के तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए था और ये कोरोना फैलाने नहीं आए थे। बहुत सारी मीडिया में उल्टी सीधी अफवाहें इनके बारे में फैलाई गई कि ये जो है नॉनवेज मांग रहे थे, फिर इनको नॉनवेज नहीं मिला तो इन्होंने जो है नॉनवेज ना मिलने की वजह से इन्होंने खुले में शौच कर दी और इन्होंने खाना फेंक दिया। इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे फटकार लगाई है और ये भी बताया है कि इस तरह से गोल मोल बातें सरकार को नहीं करना चाहिए। एक ध्रुवीकरण की ये राजनीति है और एक सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली राजनीति जो है इस तरह से सरकार ने की। उन्होंने ये भी बताया है कि ये सरासर गलत इल्जाम है और जबरन लगाए गए इल्जाम है इस तरह से मरकज के लोगों को, तबलीगी जमात के लोगों को। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी केंद्र सरकार को लेकर दिखाई है कि तबलीगी जमात पर ठिकरा फोड़ना कोरोना के लिए जब पूर्णबंदी सरकार ने की थी उस समय तबलीगी जमात के लोगों पर ठिकरा फोड़ना जो है सरकार की ज्यादती है। एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, माइनॉरिटी की तरफ सरकार की ज्यादती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और उन्होंने बताया है कि इस तरह से मरकज के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। इसके बजाय सरकार को महामारी को रोकने के इंतजाम करने चाहिए थे। मरकज के लोग जो है वो इस तरह की किसी भी योजनाओं को या किस तरह के किसी भी कांड को अंजाम देने नहीं आए थे। वो हमेशा से अपने धार्मिक कर्मकांडों के चलते आए थे और पहले तो औरंगाबाद बेंच, अब मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के जो है इस एजेंडे पर नाराजगी दिखाई है और सरकार के इस एजेंडे की जो है बहुत बुरी तरह से सरकार के एजेंडे को क्रिटिसाइज किया है कि सरकार को इस तरह से किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को नीचे दिखाने के लिए इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए थी जो मोदी सरकार ने की। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो मैं आपको बोलती हूँ कि आप मत देखिए, उन न्यूज़ चैनल्स ने तो बताया कि ये मरकज के लोग हैं, इनकी वजह से भारत में कोरोना फैल गया है, इनकी वजह से भारत में कोरोना फैल गया है और इस तरह के नाटक लगातार दिखाया जा रहा है। सुधीर चौधरी जिसमें मेनली और उसके बाद में अमीश देवगन, इस तरह के जो पत्रकार हैं जो बेतुकी बेवजह की फालतू की बातें लगातार रिपीटेटिव मोड में करते हैं, रिलेंटलेसली एक पार्टी को पकड़ के बैठ जाते हैं और रिलेंटलेसली लगातार बिना रुके कहीं ना कहीं लोगों को दोषारोपण करने की इनकी मेंटालिटी है। और ये चैनल्स लगातार हमारी 85 करोड़ की आबादी, 90 करोड़ की आबादी हमारे देश में एक समय पे दिखती रहती है और हमारे देश में इस तरह से घृणा और एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर तिरस्कार का माहौल हमारे भारत देश में फैलाया जा रहा है पिछले कुछ सालों में और जिसको लेके ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी आजकल इस चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है। कई मैगजीन्स, कई न्यूज़पेपर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूएन हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे अमेरिका के न्यूज़पेपर हो, चाहे चाइना, सब जगह इस तरह की हमारे देश के बारे में बातें हो रही है जो आज बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जब जेल से रिहा हो गई तो रिया चक्रवर्ती के रिहा होने पे उनकी माँ संध्या चक्रवर्ती ने सुशांत को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। जब सुशांत जिंदा था तो उसके पैसों पे पूरे परिवार ने बहुत ऐश की, बहुत ड्रग खाई, बहुत ड्रग्स मंगवाई और 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का रोज का खर्चा किया। 55 लाख रुपए रिया के ऊपर एक साल में खर्चा किए गए, 55 से 56 लाख रुपए रिया के ऊपर एक साल में खर्चा किए गए। फिर रिया ने क्वान कंपनी में सुशांत का रजिस्ट्रेशन करवाया जिसके लिए लगातार रिया को 3 लाख से लेकर 4 लाख तक की हर महीने पेमेंट्स की गई। और अब रिया चक्रवर्ती की माँ जो कह रही है कि उस नशेड़ी ने, मतलब सुशांत सिंह ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और हम क्या मुंह लेकर अब बंगाल में जाएंगे। अगर
कोई भी इस घर में रहेगा, मतलब संध्या चक्रवर्ती के घर में, मतलब रिया चक्रवर्ती के घर में जो भी रहेगा वो सुशांत का नाम नहीं निकालेगा। उसने ये भी बताया है कि सुशांत की वजह से ना केवल रिया चक्रवर्ती जबकि उनके भाई सोविक की भी जिंदगी खराब हो गई है और ये नशे पत्ते करने वाले लोग हैं जिससे रिया चक्रवर्ती को दूर रहना चाहिए था। मतलब इस तरह की बातें रिया की माँ संध्या चक्रवर्ती निकाली। रिया चक्रवर्ती को मैं आपको बता दूं कि फिर से अबेटमेंट टू सुसाइड अगर प्रूव होता है कि उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया है सुशांत को, तो फिर से जेल हो सकती है। रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है और इसी शर्त पे उनकी बेल हुई है। उनके भाई जो है उनका ड्रग्स सिंडिकेट के साथ में कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि ना केवल वो अपनी बहन रिया के कहने पे ड्रग्स को मंगवाते थे और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, जबकि उनके कुछ ड्रग डीलर्स के साथ में संबंध है और उनके ड्रग को लेकर उनका व्यापार भी है सोविक चक्रवर्ती का। ये बातें सामने निकल के आ रही है, तो जो एक बड़ी बात है। और हम एक और बात निकल के आ रही है सामने कि रघुराम राजन साहब, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब, जो लगातार जीडीपी के मामले में बोलते रहे हैं और कि हमारे यहाँ पर जीडीपी जो है -24% हो गई थी। उन्होंने बहुत ज्यादा मोदी सरकार को समझाने और सलाह देने की कोशिश की थी, जिसको लेके सरकार कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ये बताया है कि मोदी सरकार ने जो 2014 में योजनाओं की झड़ी लगा दी थी, धीरे धीरे सारी जो योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई। मोदी सरकार ने सिर्फ योजनाओं के बारे में बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह किया है और जनता को अपने फेवर में ले लिया है और कहीं से कहीं तक भी वो योजनाएं सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और रघुराम राजन ने ये भी बताया कि उनको आत्मनिर्भर भारत का जो ये योजना है मोदी सरकार की, जो उन्होंने पूर्णबंदी के समय, कोरोना महामारी के समय जो आत्मनिर्भर भारत की जो ये नई योजना निकाली है, उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से योजना मुझे समझ में नहीं आती, इस योजना का फायदा किसी को नहीं मिला है। ये जो है एक तरह से मेक इन इंडिया का हिंदी रूपांतरण, उन्होंने बताया है कि मेक इन इंडिया का हिंदी रूपांतरण है। इस तरह से सरकार योजनाओं के हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण करके जनता को गुमराह कर रही है, जनता को धोखे में रख रही है। इस तरह की बातें निकल के रघुराम राजन साहब ने कहा है। अब अंधभक्त ये मत बताना कि ये मैंने कहा है, क्योंकि अंधभक्तों को बड़ी सी परेशानी है, बार बार लिखते रहते हैं कि मैं बताती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताती हूँ। तो अंधभक्तों के लिए ये मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी नहीं है, ये रघुराम राजन साहब ने बताया है। उसके बाद तो रघुराम राजन साहब ने इस तरह की बात बताई है। उसके बाद में ब्रिटेन में वैक्सीन तैयार हो गई है। हर दिन 10,000 लोगों को नेशनल हेल्थ सिस्टम के तहत 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वैक्सीन जो है सरकार बहुत ही कम पैसों में मुहैया कराएगी और ये वैक्सीन अगले नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। 10,000 लोगों को लगातार उनकी सरकार द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी। नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है इसका ध्यान रखेगा कि कम से कम 10,000 लोगों को ब्रिटेन में रोज वैक्सीन लगाई जाए। हमारे यहाँ पर वैक्सीन शायद जनवरी के एंडिंग में आएगी, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन मुहैया कराना जो है सीधे तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे वैक्सीन जो है इतनी पूरी दुनिया में, जहाँ पर मेरे ख्याल से 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कोरोना के चपेट में आ गए हैं, 3 करोड़ 80 लाख लोग, लगभग 4 करोड़ लोग कोरोना के चपेट में आ गए हैं हमारे देश में। तो 4 करोड़ लोगों को इकट्ठे, और 4 करोड़ लोग क्या मतलब सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। इतने सारे लोगों को इकट्ठे वैक्सीन प्रोवाइड कराना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पर जनवरी एंडिंग में शायद वैक्सीन आएगी। इसलिए मोदी जी ने देश की जनता को फिर से आगाह किया। उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक ढिलाई नहीं की जाएगी, जब तक वैक्सीन का अनाउंसमेंट नहीं होगा, जब तक क्योर नहीं होगी तब तक ढिलाई नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि देश की जनता को अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ये 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि देश की जनता को अपने आप को सेफ रखना चाहिए और कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना का प्रकोप जो है वो नॉन स्टॉप है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके बाहर निकलने से बचना चाहिए। ये मोदी जी की देश की जनता को गुहार है। खैर, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत बिल्कुल नहीं मिली। चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा झटका फिर से लगा है। चिन्मयानंद को जो पीड़िता के बयानों की कॉपी देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और मैं आपको बता दूं चिन्मयानंद वही है जो अपनी ही
इंस्टीट्यूट, अपने ही द्वारा खोले गए इंस्टीट्यूट की लड़कियों को, बालिकाओं को, छोटी छोटी बालिकाओं 20-21 साल की लड़कियों को बुला के मसाज करवाते थे अपने ऐसी जगहों पे, जो उनके वीडियो वायरल हो गए, आप देख सकते हैं। तो आप इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पीड़िता का जो भी, एक सेकंड मुझे टाइम देना, तो पीड़िता का जो बयान है उसकी कॉपी उनको नहीं दी जाएगी। हमारे चिन्मय आनंद को इस तरह की कॉपी नहीं दी जाएगी। हुमा कुरैशी ने रिया का पक्ष लेते हुए बताया है कि एक लड़की की जिंदगी लोगों ने बर्बाद कर दी, एक लड़की की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि रिया से माफी मांगनी चाहिए, रिया चक्रवर्ती से प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी सबने मिलकर खराब कर दी है, और ड्रग कंज्यूम ही की है उसने, ड्रग का कोई सप्लाई नहीं किया, और उसकी जिंदगी जो है 27 दिन जेल में रहकर आने की वजह से खराब हो गई, ऐसा हुमा कुरैशी का कहना है। और हुमा कुरैशी ने कहा है कि रिया की जिंदगी खराब होने के लिए सरकार को या प्रशासन को उससे माफी मांगने की जरूरत है। तो यही है आज तक की खबरें। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कोरोना के मामले जो है वो 68,55,000 हो गए हैं। मतलब हमारे देश में 68,55,000 लोगों को कोरोना हो चुका है अभी तक, और बताया जा रहा है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को कोरोना के लक्षण मिल सकते हैं, क्योंकि 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को अब जो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज दिखाई दे रही है, और 10 में से एक व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण है। तो कोरोना को लाइटली ना लिया जाए, आप डबल मास्क पहनिए, आप काढ़ा पीजिए, आप जितना हो सके गर्म द्रव्यों का सेवन कीजिए, यही मेरी आपसे गुहार है। आज तक के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे खबरों के विश्लेषण के इस नए सिलसिले में, जिसमें मैं हर अल्टरनेट डेज लाइव आकर, कभी मैं आगे पीछे हो जाती, समय नहीं मिल पाने की वजह से, लेकिन हाँ, आप मेरे वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं, फेसबुक पर ये लगे रहते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार शेयर कीजिए, जिससे हमारे बुद्धिजीवी समाज का निर्माण हो सके, और हम एक बहुत ही ज्यादा बड़े बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर पाए।